चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। अब हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मतलब 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, स्टेप नहीं है। स्टेप तो यहाँ पर 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये टोटल मिलाकर 2 फेज़ होता है। ठीक है, तो 2 फेज़ में कंप्लीट होता है। एक फेज़ आता है जहाँ पर लाइट रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा फेज़ जिसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। इन 4 स्टेप में से स्टेप नंबर 1 + 2 प्लस यहाँ पर कौन कौन सा लाइट रिएक्शन है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये लाइट रिएक्शन है, प्लस स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, ये तीनों जो हैं ये मिलाकर लाइट रिएक्शन कहे जाते हैं। एंड स्टेप नंबर 4 इकलौता जो है ये डार्क रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्या लाइट रिएक्शन डार्क में हो सकता है, क्या लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट में होगा, क्या डार्क रिएक्शन लाइट में हो सकता है, क्या डार्क रिएक्शन सिर्फ डार्क में होगा। तो इन सभी चीज़ों का जवाब जो है वो अगली वीडियो में मिलेगा, मैंने आपको बताया था। तो ये वाली वीडियो के अंदर में अभी हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, जैसे यहाँ पर लाइट रिएक्शन, अब ध्यान से सुनना, लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, आप अभी सबसे पहले एक काम करें, इस चीज़ को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ऐसा यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं लाइट रिएक्शन, इसको एक्चुअल में बोला जाना चाहिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को उसी तरीके से क्या बोला जाना चाहिए, डार्क डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सिर्फ ये 2 वर्ड लिखने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट में होगा, क्या डार्क रिएक्शन सिर्फ डार्क में होगा, क्या लाइट रिएक्शन डार्क में हो सकता है, या क्या डार्क रिएक्शन लाइट में हो सकता है। इस चारों चीज़ों का जवाब सिर्फ इन 2 सेंटेंस में छुपा हुआ है। देखिए, लाइट रिएक्शन को बोला जा रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब लाइट में ही सिर्फ लाइट रिएक्शन हो सकता है। क्या डार्क में भी लाइट रिएक्शन हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट में सिर्फ लाइट रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, लाइट के अंदर में क्या होगा कि सिर्फ मतलब लाइट रिएक्शन जो है वो सिर्फ लाइट में ही होगा, डार्क में कभी भी लाइट रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों, अब यहाँ पर इन स्टेप से समझो। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों लाइट रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट जब रहेगी तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगा, जब लाइट नहीं रहेगी तो क्या लाइट रिएक्शन का ये वाला स्टेप होगा, नहीं। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जब तक लाइट मिलती रहेगी उस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता रहेगा। जो ही लाइट एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी तो ये वाला स्टेप भी बंद हो जाएगा, मतलब ये भी क्या है, लाइट में ही होने वाला रिएक्शन है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये वाला रिएक्शन भी नहीं होगा। और थर्ड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसी लाइट की हेल्प से क्या किया जाता है कि वाटर को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब अगर लाइट नहीं होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही ये वाटर भी नहीं टूटेगा। मतलब ये हुआ कि इन तीनों रिएक्शन के लिए यहाँ पर लाइट का होना ज़रूरी है, मतलब लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट में ही हो सकता है। और डार्क रिएक्शन क्या डार्क में होगा, नहीं। डार्क रिएक्शन को अगर एक्चुअल में बोला जाए ना तो इसको बोलने का सही तरीका होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब लाइट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, लाइट से इंडिपेंडेंट है ये। मतलब लाइट हो तो भी होगा, डार्क हो तो भी होगा, लाइट रहे तो भी ठीक है, लाइट से इंडिपेंडेंट मतलब लाइट से कोई भी लेना देना नहीं है। लाइट रहेगा तो भी डार्क रिएक्शन होगी, लाइट नहीं होगी तो भी डार्क रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर आता है स्टेप नंबर 4, जो हमने कहा कि स्टेप नंबर 4 जो है वो क्या है, एक टाइप का डार्क रिएक्शन है। तो कैसे डार्क रिएक्शन है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब क्या किया जाता है कि ये 3 स्टेप हो गए। अब इन 3 स्टेप के अंदर में से बना क्या है अपने पास, ATP और NADPH2। मैंने कहा कि ये एनर्जी करेंसी है, तो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। और इसी प्रोडक्ट जो है ये अब यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में, और जिससे बनाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ATP और NADPH2 बने हुए हैं उनका अब यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में। मतलब एक बार जब ये बन गए उसके बाद लाइट नहीं भी रहे तो ये वाली रिएक्शन तो हो ही जाएगी,
तो इसमें इस वाली रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, ATP और NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन पहले ही बन चुके हैं। तो दिन के वक्त पे ये सारा कुछ बन गया और उसके बाद जब शाम हो गई तो ये दोनों आए और ये CO2 के साथ रिएक्ट किए और CO2 के अंदर मतलब CO2 के साथ बहुत सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। मतलब आपको जैसे कि डार्क रिएक्शन में मैंने आपको बताया था C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, तो उसके अंदर में यहाँ पर इन्होंने रिएक्ट किया और उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना, इस स्टेप में, इस रिएक्शन में, इस पार्टिकुलर रिएक्शन में लाइट का कोई भी रोल नहीं होता है, लाइट का कोई भी योगदान नहीं होता है। मतलब लाइट रहे तो भी हो जाएगा ये, ऐसा नहीं है कि ये दिन में नहीं हो रहा है, दिन में भी हो रहा है। दिन में लगातार ये ATP बनते रहते हैं, NADPH2 बनते रहते हैं और बन के ये इसके साथ इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और बदले में कार्बोहाइड्रेट बनता रहता है। यही रीज़न होता है कि जब एक बार ज्यों ही शाम हो जाती है, ज्यों ही सनलाइट बंद हो जाता है, ज्यों ही सनलाइट अनअवेलेबल हो जाता है, डार्क रिएक्शन कुछ देर तक चलता रहता है, लेकिन लाइट रिएक्शन इमीडिएटली बंद हो जाएगा। लाइट जो ही बंद हुई, लाइट रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो ही बंद हुई ये सारा स्टेप, तीनों स्टेप बेकार, ये तीनों स्टेप होना बंद हो गया। लेकिन डार्क रिएक्शन चलता रहेगा, कब तक, कुछ ही देर तक। लेकिन क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन को लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होना था, वो लाइट से उसका कोई भी लेना देना नहीं था, वो डार्क में भी चल सकता है। कब तक लेकिन चलेगा? जब तक ये दोनों अवेलेबल रहेंगे। जब, क्योंकि लाइट रिएक्शन जब हो रहा था तो ये ATP बन रहा था, NADPH2 बनता जा रहा था और जैसे जैसे ही बनता जा रहा था ये रिएक्शन में जाता जा रहा था। जब ये वाला स्टेप बंद हो गया तो जितना ATP अभी तक बना हुआ था पहले से, तो वो तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके वो लगातार कार्बोहाइड्रेट बनाते रहेगा। तो एक बार जब सनलाइट बंद हो जाती है उसके बाद भी कुछ समय तक डार्क रिएक्शन जो है वो चलता रहता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो भी बंद हो जाता है। आई होप बात आ गई होगी समझ में कि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, वो लाइट में भी चलता है, डार्क में भी चलता है। मतलब दिन के वक्त पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन भी होता है, डार्क रिएक्शन भी होता है, और रात के वक्त पे क्या होता है, ना तो लाइट रिएक्शन होता है ना ही डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन भी नहीं होता है, पूरी रात भर डार्क रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा मत समझ लेना। लाइट जो ही बंद होती है कुछ समय तक डार्क रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो लाइट जो ही बंद हो जाती है कुछ समय तक डार्क रिएक्शन चलता रहेगा जब तक ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। जो ही ये दोनों प्रोडक्ट भी अनअवेलेबल हो जाएंगे डार्क रिएक्शन भी चलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट में होगा, डार्क रिएक्शन सिर्फ डार्क में होगा, लाइट रिएक्शन डार्क में नहीं हो सकता, डार्क रिएक्शन लाइट में नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाता है हमारा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। तो डार्क रिएक्शन जो है ना वो भले ही डार्क में होता है लेकिन वो डिपेंडेंट होता है इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। लाइट रिएक्शन का ये जो प्रोडक्ट है उसी पर डिपेंडेंट होता है ये डार्क रिएक्शन। बात आ गई होगी समझ में। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप लिख रहे होंगे तो ठीक है, वरना अभी हम लोग लिख लेंगे। ये दोनों चीज़ें ही आपको लिखनी है, ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, जो डार्क रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन को किसने डिस्कवर करा था? ब्लैकमैन ने। C3 साइकिल एंड C4 साइकिल और कैम्प पाथवे 3 तरीके का होगा। C2 साइकिल भी होता है कुछ कुछ कंडीशन के अंदर में। C2 साइकिल हमेशा उसको हम लोग डार्क रिएक्शन के अंदर में इंक्लूड मतलब कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि C3 C4 एंड कैम्प पाथवे है। अब होता क्या है कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए, जिसको हम लोग C3 साइकिल अगर हम लोग बोलें तो कैल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, कैल्विन और बेंसन ने डिस्कवर करा था। तो इस रिएक्शन के अंदर में एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग आगे लिख लेंगे। सबसे पहले आप इसको, अगर आपने नहीं लिखा होगा जल्दी से लिखिएगा। चलिए, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ATP फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको याद करना है, आगे रेस्पिरेशन टॉपिक के अंदर में आएगा। NADP, एक NADPH2 भी बनता था, तो NADP और उसी के साथ H2 जुड़ा हुआ होता था, तो एक्चुअल का जो प्रोडक्ट होता है वो NADP होता है। और इस NADP का फुल फॉर्म हो जाता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगर आपको ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना आप इसे छोड़ देना, आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही अगेन सेम इस कंडीशन के साथ भी है, इस पॉइंट के साथ भी है। अगर आपको समझ में आ गई होंगी बातें तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ATP एंड NADPH2 आर दी प्रोडक्ट्स। ATP और NADPH2 हैं आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन विच विल बी यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। ATP और NADPH2 जो हैं आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये दोनों प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन के, लेकिन जो कि यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर में कार्बन जो होता है वो कहाँ से आता है? CO2 से। हाइड्रोजन जो आता है वो आता है वाटर से, और ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम CO2 नॉट H2O। आपको बता दिया कि जो ऑक्सीजन होगा वो CO2 से आएगा, H2O से नहीं आता है। C3 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन बेंसन साइकिल। कैल्विन बेंसन साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल भी इसको बोल दिया जाता है। C3 साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई कैल्विन एंड बेंसन, और डार्क रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाई ब्लैकमैन। ठीक है, डार्क रिएक्शन को इन्होंने डिस्कवर किया था और C3 साइकिल को कैल्विन और बेंसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे।
अब यहाँ पर हम और भी कुछ एक पॉइंट्स की बात कर लें। ऑल्दो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, बट द मेन प्रोडक्ट यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन, वो रिडक्शन से बनता है। हेंस इट कैन बी कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, इसी वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन भी हम लोग बोल सकते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल, C3 साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, हेंस द नेम C3 साइकिल। और इसी वजह से C3 साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है। उसी तरीके से C4 साइकिल के अंदर में पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, इसी वजह से उसको C4 साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पर आप में से जो कुछ बच्चे जो हैं, आप लोग अगर साइड बुक पढ़ते होंगे, आपको अगर पता होगा तो कैल्विन साइकिल का भी वहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है, जो C3 साइकिल के अंदर में जो 3 कार्बन कंपाउंड, जो 3 कार्बन का होता है, वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ठीक है, तो हालांकि नहीं आता है, बोर्ड के अंदर में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में दूर दूर तक जिक्र नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। जो नोट्स यहाँ पर लिखाया जा रहा है आपको, बिल्कुल यहीं से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, बाहर से एक भी लाइन से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो नहीं आपसे पूछा जाएगा। जानकारी के लिए अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं, PGA उसको शॉर्ट में बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने CO2 की जरूरत पड़ती है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। हम लोग जानते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि 6 CO2 जब रिएक्ट करता था 12 H2O के साथ तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता था। ठीक है, C6H12O6 वो 1 मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है? टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। C3 साइकिल इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम। C3 साइकिल जो होता है, जो चल रहा होता है, उसको एक एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज किया जाता है और उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। खैर, तो यहाँ पर रूबिस्को की स्पेलिंग में आप ध्यान में रखिएगा, R कैपिटल है, B कैपिटल है, C कैपिटल है, O कैपिटल है। R कैपिटल, B कैपिटल, C एंड O, ये चारों कैपिटल होंगे, बाकी U, I, S ये स्मॉल में होगा। क्यों ऐसा है? तो राइब्यूलोज, RU स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज। ठीक है, तो RU से आ गया राइब्यूलोज। बिस का मतलब 2, बिस फॉस्फेट, C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म। रूबिस्को एंजाइम होता है। ठीक है, C3 साइकिल जो रिएक्शन होती है C3 साइकिल की, उसके अंदर में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो वो एंजाइम है रूबिस्को। RU फॉर राइब्यूलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ये नाम हो जाता है राइब्यूलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। और ये दुनिया में इस पूरे अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कोई एंजाइम अगर इस अर्थ पे पाया जाता है तो वो यही एंजाइम है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। ये दुनिया पे, इस अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो एंजाइम है वो यही है। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर अब आता है इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। मैंने पिछले वीडियो के अंदर में पार्ट 4 में एक्चुअली आपसे पूछा था कि एक जब हमने डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग कि C4 साइकिल जो डार्क रिएक्शन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे। मैंने आपसे उसके अंदर में आपको एक टास्क दिया था कि आप जाना और खुद से आप ढूंढना, किसी से पूछना, कहीं से भी आप 10th क्लास की आपकी बुक में कि जो कैम पाथवे है वो कहाँ पर दे रखा है और क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर वही पॉइंट को हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैम पाथवे क्या होता है और कहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे ये क्या करता है। अब देखो, एक चीज़ कैम पाथवे को समझने के पहले कैम पाथवे होता क्या है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन के दौरान कुछ कंपाउंड बन जाते हैं ATP और NADPH2 और वो दोनों फिर जाते हैं डार्क रिएक्शन में यानी कि C3 साइकिल में। और रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में वो क्या होता है कि CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए चाहिए होता है CO2 दिन में, साथ ही H2O चाहिए होता है और वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब CO2 जो होता है वो मिलता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा ओपन होते हैं, पोर्स होते हैं और उसके थ्रू CO2 जो होता है वो अंदर आ जाता है। और स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन में भी, वाटर लॉस में भी हेल्प करते थे। तो अब होता क्या है कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे अदर ट्रॉपिकल एरिया की, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा एरिया होता है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है ये उतनी ज़्यादा गर्म कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम प्लांट जो है वो अपना स्टोमेटा जब ओपन करता है तो आसानी से CO2 अंदर भी ले लेता है और बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेजर्ट प्लांट में, तो डेजर्ट प्लांट के अंदर में चूंकि लाइट जो है वो दिन में अवेलेबल रहेगी,
तो फोटोसिंथेसिस दिन में ही करना पड़ेगा, और दिन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टोमेटा को ओपन भी रखना पड़ेगा ताकि CO2 अंदर आए। अब दिन में अगर वो स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट के मरने की नौबत आ सकती है। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, डेजर्ट के अंदर में जो होते हैं, तो वहाँ पर खतरनाक गर्मी पड़ती है, खतरनाक तरीके से सनलाइट पड़ती है। तो इसका उपाय क्या है? फोटोसिंथेसिस दिन में ही कर सकते हैं और दिन में स्टोमेटा ओपन ही नहीं कर सकते। तो प्लांट क्या करता है कि जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस होता है उसको 2 स्टेप में करता है। आधा फोटोसिंथेसिस दिन में होता है और दूसरा आधा रात में होता है। कैसे? तो रात के वक्त क्या करता है कि प्लांट अपना स्टोमेटा ओपन कर लेता है। प्लांट रात में अपना स्टोमेटा ओपन करेगा तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रात में वो सारा का सारा CO2 अपनी बॉडी के अंदर में भर लेता है। अब उस वक्त पे लाइट तो है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता, तो CO2 को अंदर बॉडी में स्टोर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो CO2 डायरेक्टली आप प्लांट बॉडी में या किसी की भी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि CO2 एक टाइप का वेस्ट मटेरियल होता है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। किस फॉर्म में नहीं कर सकते? CO2 के फॉर्म में आप नहीं कर सकते, आप किसी और कंपाउंड में कर सकते हैं। तो जो एक स्टेबल थोड़ा कंपाउंड हो उसके अंदर में प्लांट क्या करता है कि उस CO2 को एक दूसरे स्टेबल प्रोडक्ट में पहले कन्वर्ट कर लेता है, और वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्रैसुलेशन एसिड। ये क्रैसुलेशन एसिड बन जाता है। CO2 सारा का सारा प्लांट जो है वो रात में एब्जॉर्ब किया और उसको क्रैसुलेशन एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, और प्लांट के अंदर में वो क्रैसुलेशन एसिड पड़ा रहता है। अब दिन के वक्त पे जब दिन होती है तो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, CO2 की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो क्रैसुलेशन एसिड के फॉर्म में पहले से प्लांट में है। अब दिन में जब सनलाइट पड़ती है वहाँ पर उस लाइट एनर्जी से जब जो कुछ भी कंपाउंड बनते हैं, और लाइट एनर्जी को जब उसमें जब यूज़ कर लिया जाता है और जब डार्क रिएक्शन जब होने जाती है तो डार्क रिएक्शन में चाहिए होता है CO2। तो अब CO2 के लिए स्टोमेटा ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो क्रैसुलेशन एसिड है वही डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर वो रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है, और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि CO2 वो रात में ले लेते हैं और दिन में लाइट ले लेते हैं, और दोनों को फिर मिलाकर वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इसी को हम लोग कैम पाथवे कहते हैं। ये NCERT पेज नंबर 96 पे बीच में पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म वाला जो 3 पॉइंट लिखा हुआ है उस 3 पॉइंट के नीचे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर में कौन से, लाइक डेजर्ट प्लांट्स, CO2 इज एब्जॉर्ब्ड एट नाइट। CO2 जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है कब? रात में। क्यों? ब्रैकेट में, एज दे कैन नॉट ओपन देयर स्टोमेटा एट डे टाइम। वो अपने स्टोमेटा को दिन में ओपन नहीं कर सकते, ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू इट। ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू इट, कि इसके द्वारा बहुत सारा वाटर का लॉस भी हो जाएगा, इस वजह से ये दिन में अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि CO2 को रात में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और CO2 को रात में एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है तो हो जाएगा सेंटेंस, इन सम प्लांट्स CO2 is absorbed at night and is converted into, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है another compound, एक दूसरे कंपाउंड में, called क्रैसुलेशन एसिड। ठीक है, इट रिएक्ट्स, क्रैसुलेशन एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? इट रिएक्ट्स विथ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय लाइट रिएक्शन, और वो अब रिएक्ट करता है किसके साथ? जो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बना हुआ है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में। दिन जब होगी तो वापस से जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट, और उसी की वजह से वो कार्बोहाइड्रेट बना देता है। और यही रीज़न होता है कि इसी को हम लोग कैम पाथवे नाम देते हैं। कैम फॉर क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, कैम पाथवे इसको कहते हैं। एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कैक्टस, ओपुंसिया प्लांट जो होता है, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो कैक्टस का पौधा होता है, तो वहाँ पर हमको इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ये एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने खत्म कर लिया है। फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट जो है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारा खत्म हो गया है। 2 एक्टिविटी बची हुई है। एक्टिविटी अगर आप जैसा कहेंगे, अगर आपकी मर्जी होगी, अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आपकी श्रद्धा होगी कि नहीं एक्टिविटी भी हमें पढ़ना है हमें डिटेल में, तो आप बता देना, मैं बना दूंगा लास्ट में एक चैप्टर। जब पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म होगा तो सारी की सारी एक्टिविटी एक बार वहाँ पे कर लेंगे, या फिर न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म होने के बाद कर लेंगे, जैसा भी होगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही अगली वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है बिल्कुल, तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी क्लास 10th के फ्रेंड्स को, जिन लोगों को भी आपको लगता है कि ये ज़रूरत है, अगर ये वर्थ है, अगर आपका टाइम अगर आप यूटिलाइज हो रहा है, आप समझ गए हो क्या करना है आपको। ठीक है, बाकी थैंक यू।